सो हेलो स्टूडेंट्स, वी आर बैक विद आवर चैप्टर 3। अभी तक हम दो चैप्टर्स रिवाइज कर चुके हैं जो कि प्रिंसिपल्स और सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट से डील करता है। नाउ विल गो ऑन ahead with our third chapter, that is business environment, and now we'll study what all things are necessary to deal with business environment. So going ahead, हम पढ़ेंगे सबसे पहले बिजनेस एनवायरनमेंट की क्या सिग्निफिकेंस है, क्या मतलब है, व्हाट डज इट स्टैंड्स फॉर। सो बिजनेस एनवायरनमेंट refers to all the factors that are outside the control of the business enterprise but may equally affect the performance of the business. See, there are certain factors जो business environment मतलब होता है not just internal but externally भी कुछ factors होते हैं जो business को affect करते हैं। तो ये उन सब factors से deal करता है जो कि outside the business होते हैं and we need to वर्क ऑन इट सो दैट हम उसे मैनेज कर पाए। क्योंकि देखो, अब जैसे फॉर एग्जांपल एक बिजनेस हम कहीं पे रन कर रहे हैं, ठीक है, कोई एक स्टेट है, अब उस स्टेट में अगर बाढ़ आ गई तो हमारा बिजनेस भी, तो उसके साथ वो जगह, वो लोकेशन, वो सब डूब जाएगी, राइट? या कोई भी चीज है वहां पे, तो फिर हमें वो भी तो, अब उस पे तो हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन हम क्या ऐसे फैक्टर्स, तो हम उसके लिए इंश्योरेंस ले सकते हैं अपनी कंपनी को, लोगों का हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम भर के हम उसे अपनी जगह को सिक्योर कर सकते हैं। तो ये बेसिक चीजें हैं जो हम इस चैप्टर में डील करते हैं। ठीक है, व्हाट ऑल आर दी फैक्टर्स, जैसे कि सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, ये सारे फैक्टर्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। एंड विल डील कि ऐसी कौन सी फैक्टर्स होते हैं जो आउटसाइड द बिजनेस फोरम होते हैं, दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, so there are following features which signifies business environment। क्या होता है? Totality of the external forces. The first is totality of external forces, मतलब ऐसे कौन से factors हैं? There are two types in total that includes all the other factors. फर्स्ट है एक्सटर्नल फैक्टर्स जो बिजनेस के आउटसाइड है, विच इज वेरी डिफिकल्ट, मतलब उन्हें कंट्रोल करना एक्चुअली बहुत ज्यादा एक सॉर्ट ऑफ इम्पॉसिबल है, बट देयर आर सर्टेन इंटरनल फैक्टर्स जो हमारे कंट्रोल में होते हैं जिसे हम ट्रीट कर सकते हैं। सो वी लुक इनटू इट कि ऐसे क्या फैक्टर्स हैं, ऐसी कौन सी चीजें हैं। ठीक है, इंक्लूड्स एक्सटर्नल और आउटसाइड फोर्स दैट कुड इम्पैक्ट अ बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन सच एज गवर्नमेंट, कॉम्पिटिटर्स, एक्सेट्रा। देयर आर सम स्पेसिफिक जनरल और फोर्सेस which are there in the business environment. The first are the focus which directly affect a specific business organization. General forces are which pose a direct impact on the overall industry but impose an indirect effect on the business enterprise. अब specific क्या है? कुछ ऐसे specific factors होते हैं जो किसी particular चीज को ही define करते हैं, लेकिन अब कुछ ऐसे factors होते हैं general factors जो हर चीज को in general affect करते हैं। अब जैसे हो गया कि कुछ अगर हम political factors की बात करें, तो अगर कोई पॉलिटिक्स में कोई लॉ आ गया, अगर कोई किसी ने कुछ एक अगर वहां से जाके, जैसे इलेक्शंस आ रहे हैं, अगर हम पॉलिटिकल फैक्टर देखें, ठीक है, तो अब इलेक्शंस आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली अगर आपने सुना होगा तो एक आचार संहिता वर्ड होता है। आचार संहिता का मतलब होता है कि सारे टेंडर्स, गवर्नमेंट के सारा जितना काम है वो सब रुक जाता है उस टाइम के लिए, उस टाइम बीइंग में कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल काम नहीं होता है। तो अब वो क्या है कि अगर उस टाइम पे कोई काम नहीं हो रहा है, तो अगर कोई एक कॉन्ट्रैक्टर है तो उसका काम तो रुक गया ना, उसे कोई गवर्नमेंट टेंडर्स नहीं मिलेंगे, वो उतने टाइम के लिए कुछ नहीं। तो दीज आर पॉलिटिकल फैक्टर्स, इस पे आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, यू जब, बिकॉज वो चीजें होनी है, वो होनी है, वो एक्सटर्नल फैक्टर्स है, तो वो आपके काम को इफेक्ट करेंगे ही करेंगे। तो बट हम उसके रिस्क को कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, हम ये देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, एंड देर इज इंटर रिलेटेडनेस। द चेंजेस इन जनरल फोर्सेस में रिजल्ट इन चेंजेस इन स्पेसिफिक फोर्सेस। फॉर एग्जाम्पल, होता क्या है, कैसे जनरल फोर्सेस और स्पेसिफिक फोर्सेस एक दूसरे से रिलेटेड है, हम ये देखेंगे। ठीक है, अ चेंज इन द गवर्नमेंट पॉलिटिकल फोर्स में लीड टू चेंज इन टैक्स रेट इम्पोर्ट। अब देखो, अब जैसे इलेक्शंस आ रहे हैं, हमने देखा अभी कि हर उसमें सबके अलग अलग मैनिफेस्टोज हैं, कोई कुछ लाना चाह रहा है, कोई कुछ लाना चाह रहा है। तो जो पहले की सरकार चल रही है उसके कुछ और मैनिफेस्टोज हैं, वो कुछ और अपने टर्मिनोलॉजीज चला रही है। लेकिन अब अगर कोई सरकार बदल गई, दूसरी सरकार आएगी, तो वो अपने तौर तरीके लगाएगी, वो अपनी चीजें इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेगी। जैसे कि टैक्स रेट हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट रेट हो गया, बहुत सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो वो चेंज करती है आके। तो इंटर रिलेटेडनेस, ऐसे ही स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, डायनामिक इन नेचर।
ऑब्वियसली अगर आप देखोगे एनवायरमेंट बहुत ही ज्यादा डायनेमिक है, द मोस्ट डायनेमिक थिंग इज एनवायरमेंट, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट कि आज क्या है कल क्या होगा, ठीक है, देयर इज अ लॉट ऑफ चेंजेस व्हिच इज गोइंग ऑन, external forces keep changing due to constant change in technology, consumer preferences, availability। अगर आप देखोगे कि आज कोई टेक्नोलॉजी हम किसी चीज के लिए यूज कर रहे हैं, कल मशीनरी अपग्रेड हो जाएगी, अब एआईज आ रहे हैं, हम देख रहे हैं रोबोट्स आ रहे हैं, पहले वी यूज्ड ह्यूमंस बट नाउ वी आर यूजिंग रोबोट्स फॉर डू ऑल ऑफ दैट वर्क। सो टेक्नोलॉजी बहुत रैपिडली चेंज हो रही है, सो दिस अ लॉट ऑफ चेंज विच इज कमिंग इन द एनवायरमेंट। द नेक्स्ट इज अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी क्या होता है? constant change in environment makes it difficult to predict changes in the external environment। ठीक है, अनसर्टेनिटी मतलब थिंग्स आर वेरी अनसर्टेन, इट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि उन्हें प्रिडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। कांस्टेंट चेंजेस इन एनवायरनमेंट, जो भी हमारे कांस्टेंट चेंजेस आ रहे हैं एनवायरनमेंट में, उन्हें देखना, उन्हें समझना कि आगे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बना तो उनके वेदर फोरकास्ट को देखना, तो ऐसे समझना कि हम कहाँ पे काम कर सकते हैं कहाँ नहीं। ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है? इंटर रिलेटेडनेस है, डायनामिक नेचर ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस मेक्स इट डिफिकल्ट टू प्रिपेयर वन सिंगल स्ट्रेटजी टू हैंडल ऑन द चेंजेस। अब क्या है, बिकॉज वी आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, जो स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस है, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि कोई हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी लाएं जो सब पे काम करे, दैट इज नॉट पॉसिबल। हम हमें अलग अलग स्ट्रैटेजीज रखनी पड़ेगी हर सिचुएशन के हिसाब से, है ना। सो नेक्स्ट इज रिलेटिविटी। रिलेटिविटी क्या कहता है? द इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस डिपेंड ऑन बिजनेस टू बिजनेस, कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन। अब जो इम्पैक्ट है बिजनेस का, वो डिपेंड करता है जगह से जगह पे, ठीक है। अब कंट्री टू कंट्री कुछ और उनके लॉज हैं तो हम उनके अकॉर्डिंग चलेंगे, इंडिया में कुछ लॉज हैं जो हम उन्हें उनके अकॉर्डिंग, यूएस में कुछ डिफरेंट लॉज हैं उनके अकॉर्डिंग हमें चलना है। तो हर कंट्री टू कंट्री लॉज जो हैं, जो चेंजेस हैं, वो वेरी करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट इज, अगर हम देखेंगे इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हमें बिजनेस एनवायरनमेंट को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी, बिकॉज ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज, नॉट जस्ट थ्रेट्स बट देयर आर सर्टेन अपॉर्चुनिटीज एज वेल विच वी कैन सी। अब चेंजिंग विद द बिजनेस एनवायरनमेंट, अगर हम टाटा का एग्जांपल लेते हैं तो नाउ यू आर सीइंग कि दे आर सो मच इनटू ईवीज, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। व्हाई? बिकॉज वी नो द फ्यूचर is at the end of the day in the electronics and not in the petroleum vehicles. Why? Because petroleum is very a fossil fuel and it's getting obviously we the prices are high, these are causing lot of harm to the environment and it is an exhaustible resource at the end of the day. So we need to grab all of these opportunities via focusing on business environment. The thing is, it enables the firm to identify opportunity and getting to do the first mover advantage, to take the first mover advantage लेने से obviously at the end of the day कहीं ना कहीं we will be aware कि ये वो कंपनी थी जिसने इस पे सबसे पहले काम किया। अब वी आर अवेयर दैट वंतारा, जो अभी रिलायंस का न्यू एनिमल बिकॉज फॉर एलिफेंट्स उन्होंने किया है एक सेटअप, वी नो दैट दे आर द वन टू डू इन सच बिग लेवल, दे आर द फर्स्ट टू डू इन ऑल ऑफ दैट, ठीक है। अब जैसे जियो हो गया, जियो का एग्जांपल हम ले सकते हैं, दे वर द फर्स्ट वन टू गिव फ्री इंटरनेट टू एवरीवन इन द होल नेशन, ठीक है, एक सिम के लिए, provide opportunities to a business organizer to improve its performance। obviously उनकी performance improve हुई, उनकी पूरी strategy, उन्होंने पूरा revolution लेके आया इंटरनेट मार्केट में, ठीक है। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई थ्रेट्स। अपॉर्चुनिटीज के साथ हमें थ्रेट्स भी आइडेंटिफाई करने में हेल्प होती है। इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड प्रोवाइड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। जैसे कि मैंने बताया आईएमटी डिपार्टमेंट है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स, वहां पे आप वार्निंग वो इश्यूज करते हैं एनवायरमेंट से रिलेटेड, कोई अगर कोई बाढ़ आने वाली है, कुछ आने वाली है किसी एरिया में, पहले उसको कैसे हटाएं, क्या देखें। तो दीज आर ऑल ऑफ द थिंग्स जिससे हम अपने थ्रेट्स को, एडवर्स चेंजेस इन द एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट एज थ्रेट्स टू द बिजनेस। जो भी एडवर्स चेंजेस होते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, वो थ्रेट्स की तरह आइडेंटिफाई होते हैं विच हिंडर्स परफॉर्मेंस। अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट हेल्प मैनेजर टू मेक स्ट्रेटजीज एंड टू कन्वर्ट थ्रेट्स इनटू अपॉर्चुनिटीज। अब आप पहले उसे आइडेंटिफाई करके उन थ्रेट्स को एक अपॉर्चुनिटीज की तरह भी ट्रीट कर सकते हो, ठीक है। कहीं ना कहीं हमें पता था कि आगे पेट्रोल वाली गाड़ियां कम बिकेंगी, तो उन्होंने पहले ही उसको आइडेंटिफाई करके अपने आप को ईवी में स्विच कर लिया, और अब कहीं ना कहीं उनकी सेल्स और उनका नेम एवरीथिंग विच इज ग्रोइंग डे बाय डे, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू आइडेंटिफाई थ्रेट्स, यू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड यू ग्रैब ऑल ऑफ दीज एंड टेक द फर्स्ट मूवर एडवांटेज एंड टू मेक ऑल ऑफ इट इनटू अ गुड बिजनेस अपॉर्चुनिटी।
नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज होता है बिजनेस यूटिलाइज द रिसोर्सेज ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एज इनपुट्स लाइक फाइनेंस, लेबर, सप्लाईज लाइक फ्रॉम द इन्वायरमेंट इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, टैक्सेस एक्सेट्रा। सो अब होता क्या है कि हम यूजफुल रिसोर्सेज को कैसे टैप कर सकते हैं। देयर आर वेरियस अदर रिसोर्सेज दैट आर देयर इन द एनवायरमेंट, लाइक फाइनेंस की हमें बाहर से जरूरत पड़ रही है, हमें किसी और फैक्टर की बाहर से जरूरत पड़ रही है, हम रिसोर्सेज एवरीथिंग वी कैन नॉट ग्रो आवरसेल्व्स एंड मेक आवरसेल्व्स, वी नीड आउटसाइड हेल्प एज वेल। तो यही है कि कैसे हम यूजफुल रिसोर्सेज बाहर से एनवायरमेंट से लेके यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। व्हाट इज कोपिंग विद रैपिड चेंजेस? द बिजनेस एनवायरमेंट इज एक्सट्रीमली dynamic obviously, so the managers need to develop strategies not only to cope with their changes but also utilize them as strategies to improve their market share। ठीक है, क्या बोलना चाह रहा है ये यहाँ पे? यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि देर आर वेरी रैपिड चेंजेस विच इज कमिंग इन द एनवायरमेंट, वी नीड टू कोप अप विद ऑल द चेंजेस टू सस्टेन इन द मार्केट। अब इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं नोकिया। नोकिया ने क्या किया, दे हैड अ वेरी गुड मार्केट, उनके बहुत उनके फोन्स चलते थे, बट एक टाइम आया कि दे डिडंट चेंज विद टाइम। मतलब उनका वो डब्बे वाला कीपैड वाला फोन था, एवरीवन इज अवेयर, बट अब क्या जनरेशन क्या हो गई है, एवरीवन इज हैविंग टच स्क्रीन फोन्स, दे डिडंट चेंज देमसेल्व्स अर्ली इनफ to sustain in the market. So it's very important कि आप cope करो rapid changes के साथ। Next is planning and policy formulation. What is planning and policy formulation? Clear understanding, एक clear understanding बनाना और उनका analysis करना business environment का, which help businesses to formulate its future plans and strategies to cope with all the external forces. There is very important planning और policy making आप रखो, आपके पास एक proper strategy, एक proper planning होनी चाहिए कि ऐसी situation आएगी तो आप उसे कैसे deal करोगे। ठीक है, द नेक्स्ट इज इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस। बिजनेस एनवायरनमेंट का अगर आप ध्यान रखोगे तो ऑब्वियसली दैट विल हेल्प यू इन द एनहांसमेंट ऑफ योर बिजनेस परफॉर्मेंस। हाउ? लेट्स सी। द कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड चेंजिंग बिजनेस प्रैक्टिसेस फ्रॉम ट्रेडिशनल मेथड्स help business in improving their present performance and also continue to retain its market position। अब जैसे मैंने आपको बताया नोकिया का ये एग्जांपल, वो अगर अपनी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस चेंज करके इन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कंज्यूमर को देख के अगर वो रियलाइज कर लेते टाइम पे कि द मार्केट इज रिवॉल्यूशनाइज्ड फ्रॉम कीपैड फोन्स टू टच स्क्रीन फोन्स, तो ऑब्वियसली उन्हें कितनी हेल्प होती है अपनी मार्केट पोजीशन रिटेन करने में, बट दे डिडंट। सो ऑब्वियसली बाकी अदर कंपनीज हैव देयर पोस्ट इन द मार्केट एंड नाउ दे आर सस्टेनिंग बेटर देन दैट। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं डायमेंशंस। डायमेंशंस मतलब कौन से टाइप्स हैं, हम देख सकते हैं जो फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को डिफाइन करते हैं। फर्स्ट जो सबसे important है, that is economic factor। what is economic factor? It refers to all those factors and forces that have an economic impact on the business activity। ठीक है, जो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है। इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑब्वियसली दे अफेक्ट अ लॉट, because kahin na kahin without economy your business cannot sustain। the business helps to grow economy and the economy in general helps to grow your business। how? for example, key economic factors include inflation, money rates, supply price level, क्या डिमांड चल रही है मार्केट में, क्या सप्लाई चल रही है, क्या फैक्टर्स है, क्या जीडीपी ग्रोथ, आप क्या डेवलपमेंट कर रहे हो, क्या आपको पॉलिसीज, क्या आपको फैक्टर्स, क्या रेट्स चल रहे हैं। दीज ऑल हेल्प। For example, increase in inflation rate results in fall in disposable incomes, as a result demand for the product falls। अब क्या होता है कि अगर प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ेगा किसी चीज का, इन्फ्लेशन बढ़ेगी मार्केट में, तो एट द एंड ऑफ द डे लोग कम उसे यूटिलाइज करेंगे। अब जैसे मार्केट में क्या होता है कि कभी टमाटर का प्राइस, बहुत एग्जांपल आप बेसिक देखो, घर पे मम्मी कहती है प्याज के रेट बढ़ गए, टमाटर के रेट बढ़ गए, तो व्हाट यू डू ऑल ऑफ दैट, बिकॉज रेट्स अगर बढ़ रहे होते हैं तो ऑब्वियसली उसकी डिमांड मार्केट में कम होती है, बिकॉज उसके प्राइस बढ़ रहे होते हैं, इन्फ्लेशन हाई हो गया है। नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड इट दैट वे, राइट? द नेक्स्ट इज सोशल एनवायरनमेंट। व्हाट इज सोशल एनवायरनमेंट? represents the customs and tradition, values, culture, social trends, beliefs, ethics of society, which for example with greater awareness among customers about their rights, business are more concerned about the quality of goods they sell। अब होता क्या है,
आप जाते हो लोकल साइट्स शॉपिंग करने के लिए और फिर आप कभी जाते हो अच्छी ब्रांडेड शॉप्स में कपड़े लेने के लिए, आपने भी कपड़ों की क्वालिटी में फर्क देखा होगा। ठीक है, इफ यू फाइंड अ चीप क्वालिटी प्रोडक्ट इट वोंट सस्टेन फॉर लॉन्ग, बट यू वांट अ बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट, यू विल ऑब्वियसली गो एंड टेक द बेटर। तो कहीं ना कहीं आप ये देखते हो कि कैसे हम सोसाइटी में हम बेटर ट्रेडिशन ट्रेंड्स और बिलीफ, अब आप ट्रेंड्स और कस्टम का अगर एग्जाम्पल देखोगे, सो व्हाट हैपेंस, दिवाली के टाइम एवरीवन वेयर्स अ ethnic outfit and they try, not everyone wants to wear a western outfit। तो अब क्या होता है, अगर आप मार्केट जाओगे और वो शॉपकीपर he is not selling according to the market standards, अगर वो दिवाली के टाइम में सिर्फ वेस्टर्न वेयर कपड़े बेचेगा तो क्या उसकी दुकान चलेगी? नहीं चलेगी। So he has to cater with the social environment as well in order to sustain his business। नेक्स्ट हम देखते हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। व्हाट इज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट? मैंने तब भी बताया था, इट इंक्लूड स्टेबिलिटी सच एज पॉलिटिकल लीडरशिप, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, प्रैक्टिसेस ऑफ रूलिंग पार्टी, फॉर एग्जांपल चेंज इन द गवर्नमेंट और अनस्टेबल गवर्नमेंट। अगर हम पाकिस्तान का एग्जांपल देखें तो द गवर्नमेंट देयर इज वेरी अनस्टेबल, इट चेंजेस, कभी भी आप देखते हो मिलिट्री रूल आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, द प्राइम मिनिस्टर नेवर सस्टेन्स एंड ऑल ऑफ दिस, तो वहाँ कंट्री का डेवलपमेंट इज वेरी डिफिकल्ट। लेकिन आप देखोगे कि एक पॉलिटिकल पार्टी कहीं सस्टेन कर पाती है, डेमोक्रेसी प्रॉपरली वर्क कर रही है, तो आप देखोगे कि वो कंट्री ज्यादा बेटर सरवाइव कर पा रही है और वहां के जो बिजनेस है वो ज्यादा ग्रो कर पा रहे हैं। ठीक है, द नेक्स्ट इज लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, बिकॉज कहीं ना कहीं सारे लॉस के अकॉर्डिंग ये कंपनी चलती है। अगर आप देखोगे तो कंपनीज ऑल्सो रूल्ड अंडर कंपनीज एक्ट, है ना, पार्टनरशिप इज रूल्ड अंडर पार्टनरशिप एक्ट। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं लीगल एनवायरनमेंट ही डिफाइन करते हैं, इंक्लूड्स लेजिस्लेशन पास्ड, एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑर्डर्स, कोर्ट जजमेंट, decisions taken by government। For example, all cigarette packets must carry a warning, smoking is injurious to health। तो आप देखोगे अगर स्मोकिंग का कभी किसी ने डब्बा देखा होगा तो यू विल सी इट्स ऑलवेज रिटन ऑन द टॉप ऑफ इट दैट इट इज इंजूरियस टू योर हेल्थ। व्हाई? बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसमें एक वार्निंग डालो विथ एन, अगर आप कहीं म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट्स का अगर आप एड देखोगे तो म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्टेड टू रिस्क, नीचे सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, ये नीचे लिखा रहता है। क्यों? बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट कि यू डोंट मेक फेक एडवर्टाइजमेंट, और आपकी एडवर्टाइजमेंट में क्लैरिटी होनी चाहिए, यू नीड टू डू इट विथ क्लियर विजन। ठीक है, क्यों? बिकॉज लीगल एनवायरमेंट आस्क अस, लॉज आस्क अस टू डू दैट। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट हमने देखा अभी, इट कंसिस्ट ऑफ रिलेटिंग टू साइंटिफिक इंप्रूवमेंट्स एंड इनोवेशंस व्हिच लीड टू बेटर प्रोडक्शन टू टेक्निक्स एंड मेथड्स टू प्रोड्यूस गुड्स। फॉर एग्जांपल शिफ्ट फ्रॉम ई बुक्स टेलीफोन्स टू टच। देखो दिस इज द एग्जांपल आई यूज्ड विद नोकिया, है ना, कि कैसे टेक्नोलॉजी बदल रही है, कैसे रैपिडली चेंज हो रही है। अब आप पहले लाइब्रेरी, नाउ यू कैन फाइंड अ किंडल एडिशन एज वेल, अगर आपने देखा होगा सारी बुक्स किंडल पे अवेलेबल होती हैं, तो कहीं ना कहीं आप उससे भी ई बुक्स रीड कर सकते हो, इट हेल्प्स टू सेव द पेपर। दीज वर ऑल द डायमेंशंस, एक बार हम वापस सारे डेफिनेट, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल, दीज आर 5 मेजर डायमेंशंस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। अब हम देखेंगे what is economic environment। Economic environment, as I said, it is very important in any business and it is given in detail because काफी सारी चीजें हैं economic environment में जो कहीं ना कहीं हमें बहुत important impact छोड़ती है एक business environment पे। So the Indian economic environment consists of various factors that impact the means of production and distribution of wealth। Some of the factors are, अब ऐसे कौन से factors हैं जो deal करते हैं इनसे? सबसे पहले economic development stages of the country। अगर आपने देखा होगा देर आर वेरी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस, देर आर 4 इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस इन द इकोनॉमी, और वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक स्टेजेस को डिफाइन करती है कंट्री के, वो डील करती है कि कैसे कंट्री एक इकोनॉमिक वेज में रिवोल्यूशनाइज्ड हुई है। द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री, मिक्स्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। अब मिक्स्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसे? देर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रक्चर विच इज प्रेवलेंट इन द सोसाइटी बट आर कंट्री फॉलो अ मिक्स्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। द नेक्स्ट इज इकोनॉमिक पॉलिसी सच एज फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। जो फिस्कल
फिस्कल्स एंड मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब किस रेट में आपको लोन लेना है, क्या आरबीआई आपको बाकी बैंक्स को लोन देगी किस रेट में, क्या मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज हैं, क्या रेट्स हैं, ये सब कहीं ना कहीं इकोनॉमिक फैक्टर से डिफाइन होता है जिससे हमारा बिजनेस चलता है। ठीक है, द नेक्स्ट इज गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक प्लानिंग फॉर द कंट्री इन टर्म्स ऑफ 5 ईयर प्लान। अगर आपने पहले देखा था, गवर्नमेंट 5 ईयर प्लान्स निकालती थी, फिर अब वो 3 ईयर प्लान्स पे स्विच हुई है। अब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट प्लान्स के अकॉर्डिंग ही जो वो निकालती है 5 साल योजना, 5 वर्षीय योजना, क्या उनकी योजना है, किस प्रकार से वो देश को आगे बढ़ाएंगे, क्या उनके इकोनॉमिक फैक्टर्स होंगे, क्या रेट्स पे वो स्टिक करेंगे, बहुत सारी चीजें होती हैं। बजट होता है, बजट आता है हर साल का, बजट, फिस्कल बजट, फाइनल बजट, आप उस पर देखते हो कि क्या प्लानिंग है मॉनेटरी टर्म्स में, किस स्ट्रक्चर में कितना उन्होंने खर्चा करना है, हेल्थ में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, एजुकेशन में, कहाँ कैसे फंड अलॉटमेंट है। सेकंड है इकोनॉमिक इंडेक्सेस ऑफ द कंट्री सच एज ग्रोथ रेट, नेशनल इनकम, बैलेंस ऑफ पेमेंट, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट रेट। ये सारे रेट्स कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट डिसाइड करती है एंड ये इन्वायरमेंट फैक्टर्स को डिफाइन करके देखती है। ठीक है, तो यहीं से हमारा बिजनेस इम्पैक्ट होता है। नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज ऑफ द कंट्री सच एज हेल्थ, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन। अगर बताओ किसी का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, रोड ही खराब है, अगर उसको वहां से वहां तक कनेक्टिविटी ही नहीं है, तो वो अपना बिजनेस कैसे चलाएगा। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि ये सारे फैक्टर्स को, एक टेलीकम्युनिकेटिंग का बिजनेस करता है, किसी का मार्केटिंग का बिजनेस है, कम्युनिकेशन चैनल्स ही बंद हो गए, इंटरनेट बंद हो गया, तो वो अपना बिजनेस कैसे करेगा वहां पे, इट्स एंड। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये सारे फैक्टर्स बहुत कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या ऑब्जेक्टिव्स था इंडिया में इन डेवलपमेंट प्लान्स को लाने का। ठीक है, टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बाय रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ये अनएम्प्लॉयमेंट इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स इन द कंट्री। तो अगर अनएम्प्लॉयमेंट कैसे हटेगी, जब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का बढ़ेगा, उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, उन मतलब जो रिच और पुअर के बीच में जो गैप है वो हटेगा। द नेक्स्ट इज टू सेट अप अ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस विद एम्फोसिस ऑन हेवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस, हैवी इंडस्ट्रीज में हैवी टेक्नोलॉजी लाना बहुत जरूरी है, हैवी और बेसिक इंडस्ट्रीज पे डिविजन करना बहुत जरूरी है, किसको कितनी ग्रोथ की जरूरत है, किसमें कितना हमें मनी यूटिलाइज करना है, किसको क्या सब्सिडाइज्ड रेट्स में देना है, तो ये सारी चीजें फैक्टर। सेल्फ रिलायंस, ऑब्वियसली अगर आप देखोगे, आप बाहर से चीजें इंपोर्ट करोगे तो इट विल कॉस्ट यू मोर बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन कॉजेज अ लॉट ऑफ चेंज अदर कंट्रीज। लेकिन वही अगर हम सेल्फ रिलाय, आत्मनिर्भर भारत आपने सुना होगा, अगर वही हम इंडस्ट्री अपनी कंट्री में खोल के वही चीजें सारी बनाएंगे जिसकी हमें जरूरत है, तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ेगा, लोगों को नौकरी मिलेगी, महंगाई कम होगी, तो बहुत सारे फैक्टर्स उससे डिफाइन होंगे। रिडक्शन इन वेल्थ एंड इनकम इनइक्वालिटीज, अभी मैंने बोला रिच और पुअर के बीच में गैप बहुत ज्यादा है यहाँ पे। दिस ओनली लेस देन 10% पीपल इन द होल नेशन विच ओन्स अ कार। दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट फैक्ट। ठीक है, तो आपको देखना है कि कैसे हम इस चीज को वाइडन कर सकते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज ही है जो कहीं ना कहीं हेल्प कर पाएगी, राइट। नेक्स्ट इज प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन एंड अडॉप्ट अ सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट। एक्सप्लॉयटेशन कैसे, अब इफ यू विल सी ना, अनएम्प्लॉयड सेक्टर में ना लेबर्स को बहुत कम पे किया जाता है कई बार उनसे, ऑब्वियसली दे वर्क सो हार्ड बिकॉज जस्ट बिकॉज दे आर अनस्किल्ड, दे डोंट हैव बेटर, तो कुछ तो आपको एक प्रॉपर उनके लिए बनाना पड़ेगा बिकॉज ऑब्वियसली वो काम नहीं करेंगे तो 10 लोग और लाइन में खड़े हैं काम करने के लिए। So there need to be labor laws which should be enforced and which is working in the background to help the exploitation on all of the workers. ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं देयर वाज न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी व्हिच वाज डिफाइंड इन 1991। these are the very important पॉलिसी विच वॉज बिन मेड इन द इंडस्ट्री। क्या हुआ था कि रिसेशन आया था इकोनॉमी में एंड तब द गवर्नमेंट रियलाइज कि हमें न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, द पॉलिसीज विच वर देयर दे वर वेरी ओल्ड, वो कोई उतनी काम की नहीं थी, तो न्यू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाना बहुत जरूरी था। अब इसमें क्या बोला, ड्यू टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स लाइक हाई गवर्नमेंट डेफिसिट, गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा लोन, फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस, राइजिंग प्राइसेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेवलप द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ऑब्वियसली रिसेशन मैंने बताया, तो ये सारे फैक्टर्स के कारण आता है एंड बहुत गवर्नमेंट को जरूरत थी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी की। अब उसके क्या फीचर्स थे हम देखेंगे। इंडस्ट्रीज अंडर कंपल्सरी लाइसेंसिंग व ब्रॉट डाउन टू 6 बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, जो कंपल्सरी लाइसेंस जिनको जरूरत थी, क्योंकि देखो लाइसेंसिंग प्रोसेस से क्या होता है,
कि इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टार्ट एन इंडस्ट्री। लेकिन अगर वहां से हम लाइसेंसिंग हटा देंगे, लेकिन देर आर सर्टेन थिंग्स जहाँ पे लाइसेंस होना गवर्नमेंट का बहुत जरूरी है, जैसे माइनिंग हो गया या आर्म्स एंड एम्यूनेशन हो गए, बिना लाइसेंस के आप ये सब काम नहीं कर सकते हो, ना ओन कर सकते हो। तो इन द सेम वे कुछ ऐसी जगह है लेकिन जहाँ इतनी जरूरत नहीं है लाइसेंसिंग की, राइट? अब जैसे बेसिक बिजनेसेस हो गए, वहां पे नहीं थी जरूरत, तो उन्हें हटाया गया ताकि लोगों को काम इजिली कर पाए, ब्यूरोक्रेसी हटे, रेड टेपिज्म हटे। नेक्स्ट इज डिजर्वेशन ऑफ इंडस्ट्रीज वाज डन। Deservation of industries was done and the role of the public sector was limited only to 4 industries. 4 industries को ही public sector बोला गया था और rest industries को privatized कर दिया गया था। We'll study कि कौन सी sectors, one of them was railways. Railways अभी भी government के हाथ में ही है, it has not been privatized. Arms and ammunition, the very less fact, अब तो सिर्फ 3 हो गई हैं, तब 4 थी। Now we'll see disinvestment was carried for many public sector industries. डिसइन्वेस्टमेंट मतलब आप इन्वेस्टमेंट का अपना कुछ शेयर प्राइवेटाइज कर दो, सब गवर्नमेंट नहीं ओन करेगी, दैट विल लीड टू प्राइवेटाइजेशन ऑफ वर्क। क्या होगा कि लोग ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय कर पाएंगे और ऑब्वियसली काम जल्दी हो पाएगा हमारा। द नेक्स्ट इज फॉरेन कैपिटल पॉलिसी वाज लिबरलाइज्ड। ठीक है, फॉरेन कैपिटल इजिली हम वेलकम कर पाए, कैसे हम अपने रेट्स को फॉरेन कैपिटल के अकॉर्डिंग हम उन्हें यूटिलाइज कर पाए। तो क्या हुआ था कि पॉलिसी को लिबरलाइज किया गया था, इतना डिफिकल्ट नहीं बनाया था फॉरेन पॉलिसी को लाना। एफडीआई अप टू 100% वाज परमिटेड फॉर मेनी सेक्टर्स। एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। कुछ ऐसे क्या होता है कि कुछ जो फॉरेन कंपनीज होती हैं, दे वांट एंड कम एंड इन्वेस्ट हियर, दे कैन डू, उसको 100% यहाँ पे अलाउ किया गया था। पूरा 100% इन्वेस्टमेंट लाके वो फॉरेन की मदद से आप यहाँ पे कोई बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हो। नेक्स्ट वाज ऑटोमेटिक ग्रांट्स वर गिवन फॉर टेक्नोलॉजी अग्रीमेंट्स विद फॉरेन कंट्रीज। फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड एफआईपीबी वो सेटअप टू प्रमोट द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। एक बोर्ड सेटअप किया गया था ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट इजिली आ सके, बिकॉज ऑब्वियसली हमने यहाँ पे देखा कि गवर्नमेंट डेफिसिट में जा रही है, फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस हो रहे हैं, तो ये सब रीजन के लिए कहीं ना कहीं वी नीडेड अ लॉट ऑफ मनी। तो मनी हम कहाँ से लेके आएंगे? ऑब्वियसली दूसरी कंट्री से लाएंगे, लेकिन कितना ही लोन मांगोगे ना, तो व्हाट यू कैन डू इज give them equity rights and we can work on salary basis. This was what happening in our nation. ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे। there were 3 things in the new economic policy. uh, now it came to down to 4. पहले 3 थी, liberalization, globalization, privatization. The one added is demonetization. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लिबरलाइजेशन क्या होता है। लिबरलाइजेशन इट्स अ रिफॉर्म which was introduced to remove the unnecessary control, licensing, government restrictions in an economy. This marked the end of license raj in India. अब पहले क्या होता था, लाइसेंस राज क्या है, जब ब्रिटिशर्स थे ना, तो दे सेड कि सारा कंट्रोल हमारे अंडर होना चाहिए एंड इट शुड बी अप टू अस कि कौन सी इंडस्ट्री कहाँ खुल रही है, क्या चीज कहाँ चालू हो रही है। हर छोटी सी छोटी चीज के लिए लाइसेंस लगता था, लेकिन लिबरलाइजेशन पॉलिसी से वो चीज हटाई गई है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंट्रोड्यूसिंग लिबरलाइजेशन वाज टू रेस्ट्रिक्ट द लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट टू ओनली अ फ्यू कोर इंडस्ट्रीज। जहां पे हमें लगता है कि सच में गवर्नमेंट की जरूरत है, वहां तक ही उसे रखा गया, ना कि हर हर इंडस्ट्री में उसे बोला गया। टू रिमूव ऑल रेस्ट्रिक्शंस रिलेटेड टू स्केल ऑफ ऑपरेशन, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। अब पहले क्या था कि आप अपने बिजनेस को भी इतने इजिली नहीं एक्सपैंड कर सकते थे, उसके लिए भी आपको परमिशन चाहिए होती थी। अब ऑब्वियसली इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, इंसान को लगता था जिस लेवल में ग्रो करे करो, गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा चार्ज देंगे, एक्स्ट्रा फीस देंगे अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, तो इससे बेटर है। लेकिन अब वो चीज को हटाया गया ताकि लोग जल्दी ग्रो कर पाए, उनका बिजनेस ग्रो करे, बिजनेस ग्रो करेगा तभी तो कंट्री की इकोनॉमी जीडीपी ग्रो करेगी। टू रिमूव रेस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक जगह से दूसरी जगह गुड्स एंड सर्विसेज लाने के लिए भी पहले रोक था, लेकिन अगर हम उसे हटाएंगे, फ्री ट्रेड पॉलिसीज आई, ठीक है, अगर हम मूवमेंट ऑफ ट्रेड को इजी करेंगे तभी तो जाके लोग अपना ट्रांसपोर्ट इजिली कर पाएंगे और सारे बिजनेसेस इजिली फ्लरिश करेंगे। नेक्स्ट वाज फ्रीडम टू फिक्स प्राइसेस। उनके पास खुद की फ्रीडम थी कि वो मार्केट इंडस्ट्री के हिसाब से अपनी प्राइसेस गुड्स के खुद फिक्स कर सकते हैं। टू reduce टैक्सेस एंड रिमूव अननेसेसरी कंट्रोल। ऑब्वियसली टैक्सेस हटाना जहाँ पे जरूरत नहीं है, जहाँ पे लगता है, जो न्यू स्टार्टअप्स हैं, एसएमएसई इंडस्ट्रीज है, मतलब स्मॉल मीडियम साइज इंडस्ट्रीज हैं, उनके लिए सब्सिडाइज रेट्स पे देना, उनसे टैक्सेस नहीं चार्ज करना, स्पेशली फार्मर्स से, बिकॉज इफ दे विल नॉट वर्क व्हाट वी विल ईट। सो ये सारी फैक्टर्स को देखा गया।
ट्विंकल इंपोर्ट ऑफ फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी, मतलब फॉरेन कैपिटल को इंपोर्ट को माना गया, फिर टेक्नोलॉजी भी अब हम इंपोर्ट करने लगे, एआई डाटास हो गए, टूल्स हो गए, बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज हैं जो बाकी कंट्रीज के पास थी, हमारे पास नहीं थी, तो वी स्टार्टेड इंपोर्टिंग इट टू सिंप्लीफाई द प्रोसीजर्स ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। पहले इंपोर्ट करना और एक्सपोर्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता था। अब एक्सपोर्ट में भी हम देखते हैं, अगर हमारा सामान दूसरे देश में जाएगा, हमारे पास जो चीजें एक्सेस में है, ऑब्वियसली हम अगर हाई प्राइसेस में जाके दूसरे देश में भेजेंगे, इट विल लीड टू अ लॉट ऑफ प्रॉफिट। तो इसीलिए ये सारी चीजें यहाँ पे सिंप्लीफाई की गई। दिस इज ऑल अबाउट लिबरलाइजेशन। अब हम देखते हैं प्राइवेटाइजेशन क्या होता है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है शिफ्टिंग ऑफ द डेवलपमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर टुवर्ड्स द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर्स आर दोज व्हिच आर द शेयर ऑफ द गवर्नमेंट एंड ओनरशिप इज लेस देन 51%। अब क्या होता है कि गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट सेक्टर्स वो होते हैं जहाँ जो उनका शेयर होता है, जो उनकी ओनरशिप होती है 51% से ज्यादा होती है। और प्राइवेट सेक्टर वो होता है जहाँ पे जो गवर्नमेंट की शेयरिंग होती है वो 51% से कम होती है। तो ऐसे सेक्टर्स को बढ़ाया गया जहां पे प्राइवेट सेक्टर की ओनरशिप ज्यादा बढ़ी। एंड क्यों बढ़ाया गया, विल सी नाउ। टू इंट्रोड्यूस प्लांट डी इन्वेस्टमेंट ऑफ द पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर क्या हो रहा था कि एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ एक जगह हो रहा था एंड दे वर नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। तो ताकि डी डिस इन्वेस्टमेंट हो, प्राइवेट सेक्टर के पास पैसा जाए, प्राइवेट सेक्टर अपना पैसा लगाए और वो उतने उससे काम करे। डाइल्यूट द ओनरशिप स्टेक इन पब्लिक सेक्टर कंपनीज टू लेस देन 51%। जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज थी कई, दे वेंट लेथार्जिक, दे वर नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू द नीड्स। अब वी ऑल नो प्राइवेट सेक्टर में काम आप देखोगे गवर्नमेंट बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स में जाके कभी भी, so you'll see how private banks work and how fast a public bank doesn't work. Private sector works always better than the public sector. So ये नीड हमने यहाँ पे देखी। Establishment of the Board of Industrial and Financial Reconstruction to evaluate the loss making and sick enterprises। एक बोर्ड एस्टैब्लिश की गई ये देखने के लिए कि ऐसी ऐसी मार्केट में कौन सी इंडस्ट्रीज है विच आर नॉट वर्किंग, विच आर सिक, विच आर नॉट, विच आर वर्किंग एज डोरमेंट कंपनीज, ठीक है, उन्हें बंद किया गया। फिर देखना डिसइन्वेस्टमेंट, दैट मीन्स टू ट्रांसफर द ओनरशिप फ्रॉम द पब्लिक टू द प्राइवेट सेक्टर। डिसइन्वेस्टमेंट लाई गई, मतलब प्राइवेट सेक्टर से ओनरशिप कहीं ना कहीं पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर को दी गई। अब पहले जो थी ना गवर्नमेंट ओन जहाँ पे था वो 17 थी, 17 से अब वो 3 में आ चुकी है कहीं ना कहीं, प्राइवेट प्राइवेट होके। अब हम पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? इट मीन्स टू ओपन वेज फॉर द वेरियस इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड टू पार्टिसिपेट इन मेकिंग ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। दिस वाज डन टू इनिशिएट अ फ्री फ्लो ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इन एंड अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि हम अपने प्रोडक्ट्स को ग्लोबलाइज्ड करें, वी गेट अ ग्लोबल रिकॉग्निशन, ओपन वेज फॉर वेरियस इकोनॉमीज। वर्ल्ड में वेरियस इकोनॉमीज के लिए वे ओपन करना कि आप हमारे यहाँ आके काम करो, आप हम आपको लेबर देंगे, जगह देंगे, बस आप अपनी इन्वेस्टमेंट लाओ एंड यू कैन वर्क इन आवर नेशन एंड गिव एम्प्लॉयमेंट टू अ लॉट ऑफ पीपल। ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ? इट एनेबल्ड रैपिड एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी एज जियोग्राफिकल बाउंड्रीज वर नो लॉन्गर अ बैरियर। ठीक है, अगर आप फ्री फ्लो रखोगे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का, तो ऑब्वियसली देयर विल बी नो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज, राइट? इन ऑल अराउंड द वर्ल्ड ऑब्वियसली देयर आर सर्टेन प्लेसेस। अब जैसे हमारे देश में स्पाइसेस बहुत अच्छे हैं, कोई और जगह हमारे देश में कॉटन, शुगर केन, ये सारी चीजें, तो हम इसे एक्सपोर्ट इजिली कर पाते हैं। कहीं पे जेम्स बहुत अच्छे हैं, कहीं पे पेट्रोल, अब जैसे पेट्रोल हम इंपोर्ट करते हैं तो वो इजी हो गया ट्रेड ऐसे ही, क्योंकि हर चीज हर जगह हो दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन से वो चीज आसान हुई। अब हम पढ़ेंगे डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन क्या होता है? द टर्म डीमोनेटाइजेशन मीन्स टू इनवैलिडेट ऑल द करेंसी notes of a particular denomination by the government of a country। अब क्या होता है, आपने सुना होगा 2000 के नोट्स अब डिमोनेटाइज्ड हो गए हैं, पहले कोई दूसरे नोट्स थे उन्हें बंद किया गया। देयर इज अ लॉट ऑफ डिमोनेटाइजेशन गोइंग ऑन इन द नेशन। ठीक है, क्यों किया गया? बिकॉज ऑब्वियसली टू स्टॉप ब्लैक मार्केटिंग इन द कंट्री। कुछ परसेंट सेक्टर्स के पास में बहुत ज्यादा एक्यूमुलेटेड वेल्थ हो गई थी। ब्लैक मार्केटिंग मतलब दे वर हाइडिंग टू पे टैक्सेस उस अमाउंट से। अब क्या हुआ कि ऑब्वियसली गवर्नमेंट, अब क्या आप देख रहे होगे कैशलेस ट्रांजैक्शन की तरफ जा रही है, तो क्या होगा कि बैंक में सबको पता रहेगा कि ये पैसा कहाँ से क्या आ रहा है, आप सबमिट करोगे। लेकिन पहले क्या कैश ट्रांजैक्शन से ये चीज नहीं हो पाती थी, तो अब कहीं ना कहीं इस चीज में मदद की। द इंडियन गवर्नमेंट डिमोनेटाइज द टू लार्जेस्ट नोट्स ऑफ 500 एंड 1000 ऑन 8 नवंबर 2016। हमें पता है मोदी जी आए थे एंड ही सेड कि मित्रों आज से ये दोनों नोट बंद हो रहे हैं।
ये रात के बाद से ये नोट नहीं चलेंगे, जिसे भी अपने नोट बदलवाने हैं वो बदलवा सकता है। ऐसा नहीं है, लेकिन आप बदलवा तभी सकते हो जब आपको पता है ये लीगलाइज्ड है। गवर्नमेंट चेक करेगी कि ये पैसा आपके पास कहाँ से आया है। अगर आप एक नॉर्मल फार्मर क्लास इंसान हो और आपके पास करोड़ों के पैसे हैं चेंज कराने के लिए, तो ऑब्वियसली आपका कोई और बिजनेस चल रहा है, या यू आर हाइडिंग योर इनकम एंड यू आर नॉट रेडी टू पे टैक्सेस। यू कैन नॉट हैव ऑल ऑफ दोस मनीज फ्रॉम जस्ट बेसिक फार्मिंग, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था ये सारी चीजें देखना। द एम ऑफ दिस मूव वाज टू कर्ब करप्शन एंड इलीगल एक्टिविटीज एंड स्टॉप होर्डिंग ऑफ ब्लैक मनी। एक स्मॉल अमाउंट ऑफ सेक्शन के हाथ में बहुत ज्यादा अमाउंट एक्यूमुलेट हो रहा था, एंड तभी रिच और पुअर का जो गैप है वो वाइडन हो रहा था। तो उसको स्टॉप करने के लिए ये लाया गया था। ठीक है, अब हम फीचर्स ऑफ डिमोनेटाइजेशन देखेंगे। आफ्टर डिमोनेटाइजेशन, कैश जो था इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर एक्सचेंजिंग विद द न्यू नोट्स। जैसे कि मैंने बताया, आप जाके अपने, और अगर आपको लगता है कि आपने पहले की टैक्स नहीं पे की है, पेनल्टी नहीं पे की और आपको नोट बदलवाना है, तो यू हैव टू पे एक्स्ट्रा टैक्स टू द गवर्नमेंट। उसके लिए यू वर गिवन चार्ज पेनल्टी, बट आपके नोट्स बदल गए थे एक्स्ट्रा। गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस डिमोनेटाइजेशन टू रिड्यूस टैक्स इवेजन। ठीक है, टैक्स की चोरी से बचने के लिए गवर्नमेंट ने डिमोनेटाइजेशन इंट्रोड्यूस किया था, बिकॉज ऑब्वियसली वो नोट सब चलने बंद हो गए हैं पूरे देश में। तो कहीं ना कहीं लोग को तो जाके बदलवाने ही पड़ेंगे ना, या किसी के पास जो ब्लैक मार्केटिंग का पैसा वो कैसे चेंज कराएगी। डिमोनेटाइजेशन रिड्यूसेस द कैश ट्रांजैक्शन इन द इकोनॉमी, व्हिच मींस more saving through the financial system and improving tax payment system. ऑब्वियसली टैक्स पेमेंट सिस्टम इंप्रूव तो होगा ही ना, क्योंकि डिमोनेटाइजेशन, अब लोग ज्यादा टैक्स पढ़ा पाएंगे। डिमोनेटाइजेशन फैसिलिटीज टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड पेव द वे फॉर अ कैशलेस इकोनॉमी। कैशलेस ट्रांजेक्शन में गए, अब आप देखोगे कितने सारे यूपीआई ट्रांजेक्शन ज्यादा होते हैं। अब हम कहीं भी जाएं, एक सब्जी वाला हो गया, एक बेसिक फ्रूट वाला हो गया, या कोई भी पनवाड़ी की शॉप हो गई, कहीं छोटी से बड़ी जगह में यू गो फॉर अ कैशलेस इकोनॉमी, है ना। यू सी, यू गो फॉर अ रेस्टोरेंट, यू पे ऑनलाइन। यू गो टू अ नॉर्मल स्टेशनरी शॉप, यू पे ऑनलाइन। तो अब कैशलेस इकोनॉमी का जमाना आ गया है, एंड कैशलेस इकोनॉमी कहीं ना कहीं आपकी एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है बैंक में। आपका वो यूपीआई आईडी बना है, वो स्टेटमेंट जाता है कि यहाँ पे इतना पैसा खर्चा हुआ। तो बैंक को भी पता लगता है कि पैसा आ कहाँ से रहा है और जा कहाँ रहा है। ठीक है, अब हम देखेंगे इम्पैक्ट क्या हुआ था डिमोनेटाइजेशन लाने का। मनी इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हुआ था इन ट्रांजैक्शन ऑफ कैश, इंक्रीज हुआ था बैंक डिपॉजिट में, एंड फाइनेंशियल सेविंग बढ़ी थी। ये सारे थे मनी इंटरेस्ट रेट्स चेंज करने से। डिक्रीज हुआ ट्रांजैक्शन कैश में, ऑब्वियसली कैशलेस इकोनॉमी आई। इंक्रीज हुआ बैंक डिपॉजिट, लोग आके ज्यादा पैसे जमा किए टैक्स भरने के नाम पे, क्योंकि उन्हें अपने पैसे बदलवाने थे। फिर हुआ फाइनेंशियल सेविंग बढ़ी ऐसे लोगों की, है ना। Next step, private wealth, high demonetization notes were not returned and real estate prices also fell, which led to decrease in the private sector wealth. अब क्या हुआ कि प्राइवेट सेक्टर के पास भी अब कहीं ना कहीं वेल्थ ज्यादा होने लग गई थी, नॉट जस्ट पब्लिक सेक्टर। तो अब उनकी वेल्थ को हटाने के लिए हमने क्या किया, डिमोनेटाइजेशन। पब्लिक सेक्टर वेल्थ देयर वाज नो इफेक्ट, क्योंकि ऑब्वियसली पब्लिक सेक्टर है, अब गवर्नमेंट का ही अपना पैसे चोरी करके क्या कर लेगी, उनके वेल्थ में कोई फर्क नहीं आया था यहाँ पे। Digitization increases in the digital transactions like RuPay, Pays among all new users. सब कहीं ना कहीं ऑनलाइन की तरह कैशलेस से हटे। सबको लगा कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन इज द बेस्ट ऑप्शन, बिकॉज कैश रखेंगे, कभी कभी कोई पैसा बंद हो गया, कोई करेंसी नोट बंद हो गया, तो अब हम क्या करेंगे। तो इसीलिए डिजिटाइजेशन बढ़ा। रियल एस्टेट डिक्रीज इन दी प्राइजेस, ऑब्वियसली अब जो घरों के रेट थे वो उससे कम हुए। लोगों को लग रहा था कि हम तुरंत कैसे भी अपनी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस करें जिसमें हमारा पैसा कैश में फटाफट लगे, तो वो प्राइजेस वहां पे डिक्रीज हुए। सबको लग रहा था कि हम अपनी चीजें बेचें, उसको कैसे शो करेंगे हम बैंक को जाके। टैक्स कलेक्शन रेट, ड्यू टू हायर डिस्क्लोजर देयर वाज राइज इन टैक्स कलेक्शन। ऑब्वियसली टैक्स हम ज्यादा कलेक्ट कर पाए, गवर्नमेंट को फायदा हुआ इससे, काला बाजारी हटी, एंड टैक्स इवेशन हम एरोड कर पाए। नेक्स्ट हम देखेंगे जो ये पॉलिसीज आई थी उससे क्या फायदा हुआ, इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। तो जो लिक्विडाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स आए थे, उसने क्या किया, ब्रॉट अबाउट अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द इंडियन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। ठीक है, कैसे हुआ, क्या चैलेंजेस थे, सबसे पहले इंक्रीज्ड कंपटीशन, सेकंड मोर डिमांडिंग कस्टमर्स, एंड थर्ड रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। अब क्या हुआ, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडियन फर्म्स एंड एंट्री ऑफ द फॉरेन कंपनी
कंपनीज वर इंक्रीज। अब क्या हुआ कि हमने देखा कि फॉरेन कंपनीज को हमने अलाउ कर दिया, तो कंपटीशन भी तो इससे बढ़ेगा ना। तो हमारी जो खुद की कंपनीज है उन्होंने भी देखा कि वी ऑल्सो कैन गो आउट एंड वर्क, बट लेकिन जो आ रही है हमें ऑब्वियसली वो फॉरेन कंट्रीज, अब यूएस की एक कंपनी और इंडियन की एक कंपनी आप देखोगे तो यूएस के पास बेटर टेक्नोलॉजीज है, तो हम भी उनसे सीखेंगे, हम भी उनसे कैसे कॉम्पीट करें, क्या स्ट्रैटेजीज हम बना सकते हैं। सेकंड, मोर डिमांडिंग कस्टमर्स, अब कस्टमर्स भी डिमांडिंग हो गए, क्यों नहीं पता है, उनके पास नॉट जस्ट इंडिया के प्रोडक्ट्स के ऑप्शन बट उनके पास और भी प्रोडक्ट के ऑप्शंस है। अब क्या होता है, सारे फोन की अब जो आप कंपनीज देखते हो, रेडमी, रियलमी, जियोमी, कोरिया, ये सब कुछ भी इंडिया का नहीं है, ये सारी आउट ऑफ इंडिया है, एप्पल, दीज ऑल, तो ऑब्वियसली कस्टमर्स मोर डिमांडिंग हो गए उस चीज को लेके। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एंटरप्राइजेस गिव कस्टमर्स वाइडर चॉइस प्रोडक्ट्स, लीडिंग टू एक्सपेक्टेशंस एंड डिमांड्स बढ़ी, एक्सपेक्टेशंस बढ़ी लोगों की। नेक्स्ट आप देखोगे रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, fast changing technology requires companies to install the latest machinery and adopt latest techniques of production, leading to an increase in investments of the business. हमने क्या देखा कि कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हमने एक एरा है विटनेस की। अब जैसे मैंने आपको रोबोट्स का एग्जांपल बताया कि पहले आप देखते थे कि अब तो रोबोट्स टीचर्स में भी आने लग गए हैं, यू वोंट बिलीव, बट देयर इज अ रोबोट। अभी एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट केरला में हुआ कि अ टीचर केम एज अ रोबोट एंड अब वो पढ़ाएगा लोगों को। तो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग व्हिच इज रेवोल्यूशनाइज, एआई टेक्नोलॉजी आई है, टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी है, डिजिटाइजेशन बहुत बड़ी है, बहुत सारी चीजें हमारी आसान भी हुई है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बट एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग हैज इट्स प्रोन एंड कॉज, एंड इट्स इंपॉर्टेंट कि हम चेंजेस को अडॉप्ट करें और उसके अकॉर्डिंग चलें, तभी हम मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे। ठीक है, तो दीज वर दी हेल्प्स। देखो, लिबरटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, हर टाइम के अकॉर्डिंग न्यू पॉलिसीज लाना, न्यू चेंजेस लाना, न्यू इम्प्लीमेंटेशंस करना एक इन्वायरमेंट में बहुत जरूरी होता है, तभी आपको बिजनेस, नेशन, एवरीथिंग कैन ग्रो अकॉर्डिंगली। तो दीज वर द थिंग्स व्हिच हेल्प्ड इन दी बिजनेस पॉलिसी। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या हुआ। देयर वाज अ नेसेसिटी फॉर चेंज, विद चेंज इन द गवर्नमेंट पॉलिसीज बिजनेस हैड टू मॉडिफाई देयर पॉलिसीज। अब देखो क्या हुआ कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज बदलेगी तो बिजनेस को भी तो अपनी इंटरनल पॉलिसीज बदलनी पड़ेगी ना उसके अकॉर्डिंगली। तो उनकी नेसेसिटी चेंज हुई, उन्होंने अपने बिजनेस मॉडल्स में चेंजेस किए। नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, ज्यादा ह्यूमन रिसोर्सेज की उन्हें जरूरत पड़ी। विद चेंज इन टेक्नोलॉजी बिजनेस इंटरप्राइजेस नीड टू एजुकेट एंड देयर ट्रेन देयर स्टाफ। अब क्या हुआ कि न्यू टेक्नोलॉजीज आई तो दे नीड मोर स्किल्ड ट्रेनर्स, तो उन्होंने उसको अपने ह्यूमन रिसोर्स को वैसे ट्रेन किया, तो ऑब्वियसली ह्यूमन रिसोर्स का भी डेवलपमेंट हुआ वहां पे कहीं ना कहीं मशीनरीज के चलते, और बिजनेस ने भी उसके अकॉर्डिंगली ही वर्क किया। मार्केट ओरिएंटेशन हम देखेंगे, विद इंक्रीज्ड अवेयरनेस अबाउट द कस्टमर्स बिजनेस इंटरप्राइज हैड टू शिफ्ट द प्रोडक्ट ओरिएंटेड ऑपरेशंस टू मार्केट ओरिएंटेड ऑपरेशंस। अब पहले क्या होता था कि जो सेलर्स होते थे वो अपने हिसाब से बेचते थे, लेकिन अब क्या हुआ कि अब वो मार्केट सिचुएशंस के हिसाब से बेच रहे हैं, बिकॉज दे नो कि कस्टमर को अगर हमारा प्रोडक्ट नहीं पसंद आया तो वो हमारी चीजें नहीं खरीदेगा। ये बहुत जरूरी है कि हम उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से सामान बनाएं, है ना। लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर, अब क्या हुआ, पब्लिक सेक्टर हैड टू रन इन कंपटीशन विद द प्राइवेट सेक्टर, देयरफॉर दे हैड टू ऑर्गेनाइज देयर ओन रिसोर्सेज। अब क्या हुआ कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर कहीं ना कहीं कंपटीशन में भी आ गया है इससे, बिकॉज फॉरेन पॉलिसीज आ रही है, तो बिकॉज प्राइवेटाइज हर चीज हो रही है, तो प्राइवेट कहीं ना कहीं कंपटीशन देखना पड़ा, तो दे हैड टू अरेंज देयर ओन बजट्स। द प्राइवेट बैंक्स एंड द पब्लिक बैंक्स केम इनटू कंपटीशन कि कौन कैसे सरवाइव करेगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे कस्टमर्स तो इन जनरल पब्लिक ही है ना, वो प्राइवेट बैंक में भी रहेंगी पब्लिक, तो अब कैसे आप पॉलिसीज आप अकॉर्डिंगली डिवाइस करोगे। तो दीज वर ऑल द थिंग्स जिनके कारण चेंजेस आए बिजनेस एनवायरमेंट में। This was all about it. Business environment, I know comparatively थोड़ा easy है but थोड़ा tricky है, कहीं ना उसमें changes बहुत difficult होते हैं पहचानना कि कौन सा किससे related है। For example, economics से related हो गया, या फिर वो technical है, या logical है, या financial है, या legal है। बहुत सारे environment bases हैं, हमको अच्छे से उन्हें read करना है और ये policies के बारे में अच्छे से समझना है। Although liberalization, globalization, privatization, ये तीनों से अपने आप में बहुत एक दूसरे से अलग है, लेकिन इन्हें
एग्जैक्टली समझना है इनका इम्पैक्ट कहाँ हुआ, कैसे हुआ, बिकॉज नॉट जस्ट नाउ, इट विल हेल्प यू अ लॉट इन फ्यूचर एज वेल टू अंडरस्टैंड ऑल द गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड थिंग्स हैपनिंग्स अराउंड यू। बिजनेस एनवायरनमेंट समझने से आप कहीं ना कहीं समझोगे कि आपकी सराउंडिंग में क्या चीजें हो रही हैं, क्या पॉलिसीज आती है, क्या उनका इम्पैक्ट होता है, कैसे ये वर्क करती है। तो आई गेस ये बहुत इंटरेस्टिंग और एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एंड आई होप आपको ये सारा समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी, you can contact me or any of the other provisions written यहाँ पे, and we'll be more than happy to help you all with your queries. Thank you.